जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी ने कुछ गुंडों को मार दिया था जिन्हें बाद में चर्च वालों ने पकड़ लिया था। फिर वो सीधे ही सात गोल्ड टीयर के बॉसेस को मारने के लिए चला जाता है। वहां पहुंच के वो अपने फॉलोअर की हेल्प से इन सातों की पावर्स एंड वीकनेसेस का पता लगाता है। देन वो सातों पे एक साथ ही हमला करके उन सबको मार देता है। सातों को एक साथ मारने पे वो सारे सच में मर जाते हैं और फिर वो सब एक ही बॉडी में जोड़ के एक नए बॉस बन जाता है। मतलब वो सेकंड स्टेज में पहुंच जाता है। पर क्वांगफेंग को इस नए बॉस की बॉडी पे अलग अलग शब्द दिख रहे थे जिन पे एक पैटर्न सा बना हुआ था, जिन्हें वो पैटर्न के अकॉर्डिंग उन शब्दों पे हमला करके उस बॉस को भी मार देता है। तो अब सेकंड स्टेज का बॉस मारने के बाद वो थर्ड स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर क्वांगफेंग ने इसे भी मारने का तरीका ढूंढ लिया था। उस बॉस मॉन्स्टर के अंदर से बहुत सारी मीट बॉल्स निकल रही थी जिनके ऊपर कुछ अक्षर बने हुए थे, और उसी के बगल में जितने सारे कॉफिन्स थे उनके भी ऊपर कुछ अक्षर बने हुए थे। बस जिस फेस के ऊपर सेम अक्षर बना है उसे अपने ही कॉफिन के पास ले जाके मारना है, तो ये बॉस भी मारा जाएगा। यहीं पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। हमारे आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें वहीं रात के समय उसी जंगल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारी चिड़ियां जंगलों से भागते हुए निकल रही थी। वहीं पर नीचे बहुत सारे पुलिस वाले जो खड़े हुए थे वो सब भी चिल्लाते, हाँ ये सब क्या था, अर्थक्वेक। इनका लीडर कहता है कि वैली के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, वहाँ के बॉसेस शायद berserk जा रहे हैं, चलो अंदर चल के देखते हैं, पर ध्यान रखना अपना उन बॉसेस के आसपास कोई भी नहीं जाएगा। तभी बगल में एक बंदा कहता है, हे वो शैडो अभी तक आया क्यों नहीं, वो डैम शैडो आने भी वाला है कि नहीं। तो उनका लीडर कहता है, अगर तो मुझसे पूछ रहा है तो मेरे ख्याल से तो शैडो भी इस बॉस को नहीं मार सकता, वो डेफिनेटली यहाँ नहीं आने वाला। तभी इनके आगे वाला बंदा कहता है, हे तुम लोग शांत हो जाओ और जरा आगे आके देखो। जब ये लोग सब आगे जाते हैं तो वहाँ चारों तरफ टूटे फूटे खाली कॉफिन्स पड़े हुए थे। पूरे वैली खतरनाक तरीके से तबाह हो चुकी थी, जैसे यहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट हुई हो। ये देख के इस सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे। वो सभी लोग एक दूसरे से ही पूछने लग जाते हैं, वो बॉसेस वो सब लोग कहाँ चले गए। ये सभी लोग आसपास देखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पूरी लैंड अब भी क्रैक होते हुए नजर आ रही थी। वो लोग कहते हैं कि ग्राउंड तो अब भी क्रैक हो रहा है, वो बॉसेस कहाँ गए, क्या उन्हें किसी ने मार दिया। तभी इन लोगों के पास आन्युए का कॉल आता है। आन्युए पूरे जोश में कहती है कि तुम सभी लोग अब वापस आ सकते हो, उन सारे बॉसेस को बॉस शैडो ने मार दिया है। ये सुन के तो इन सारे सोल्जर्स के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, व्हाट। फिर सब एक साथ ही चिल्लाने लग जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम बस ये डाउट कर रहे थे कि शैडो इन बॉसेस को मार भी पाएगा कि नहीं, तब से लेके अब तक ज्यादा से ज्यादा भी बस 10 ही मिनट हुए होंगे और वो बॉसेस सबके सभी खत्म। हम तो ये नोटिस भी नहीं कर पाए कि वो यहाँ आया कब। पर ये बॉसेस तो फिर से रीबॉर्न हो सकते थे ना, फिर उसने इन्हें मारा कैसे। अब मुझे लीडर के डिसीजंस के बारे में समझ में आ रहा है। और इन लोगों के बगल में ही एक कॉफिन पड़ा हुआ था जिनके अंदर एक स्लेट भी थी जिसके ऊपर की सारी चेन्स टूटी हुई थी। पर मेरे ख्याल से ये स्लेट असली नहीं है या फिर टूट फूट गई होगी, इसीलिए यहाँ पर पड़ी है, क्योंकि शैडो इस चीज को छोड़ेगा थोड़ी। फिर हमारा सीन चेंज होके शैडो की तरफ ही आता है जिसके हाथ में एक स्लेट है जो अब भी स्टेल्थ मोड में आगे बढ़ रहा है। और वो कहता है, इस बार की हार्वेस्ट सच में बहुत अच्छी थी। इस बार मैं सीधा लेवल 14 तक पहुंच चुका हूँ और इन सातों बॉसेस के ऊपर अपने ग्रेडी हैंड का इस्तेमाल करने के बाद मुझे पूरे 294 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए हैं। और इस सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें एक एंशियंट गॉड की टेबलेट मिल चुकी है। ऑफिशियल गवर्नमेंट इन टेबलेट के मैकेनिज्म्स को और एक महीने तक नहीं समझ पाएगी, पर इसके बाद जब उन्हें समझ में आएगा तो इनके लॉसेस बहुत ही ज्यादा बड़े होंगे। आखिर ये टेबलेट तो उनके हाथ से गई ही गई, उल्टा उन्हें 10 साल की लाइफ स्पैन भी देनी पड़ गई। फिर हमें साफ साफ इस टेबलेट को दिखाते हैं जहाँ पर दो आंखें बनी हुई थी और वो क्वेंगफेंग को ही घूरे जा रही थी। फिर हमें इसकी इंफॉर्मेशन में बताया जाता है कि ये है एक एंशियंट गॉड ऑफ नेचुरल डिसास्टर की एंसेस्ट्रल कर्स टेबलेट। इस पत्थर के अंदर एंशियंट गॉड ऑफ नेचुरल डिसास्टर ऊटोस की श्रापित शक्ति मौजूद है। इस स्लेट का एक्टिवली यूज करने के लिए तुम्हें इसे एक इक्विपमेंट के साथ अटैच करना पड़ेगा। ये कर्स उस इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग एक बेनिफिशियल एफिक्स प्रोवाइड करेगा जो तुम्हारे क्लास ट्रेट और उस इक्विपमेंट के ऊपर ही बेस्ड होगा, पर इसके साथ साथ ये एक नेगेटिव एफेक्ट्स भी प्रोवाइड करेगा और ये नेगेटिव एफेक्ट्स भी तुम्हारे इक्विपमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही बेस्ड होगा। पर क्वेंगफेंग ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उसे इस टैबलेट को कैसे यूज करना है। वो तुरंत ही इसका एक्टिव यूज का इस्तेमाल करता है और वो कहता है कि इसे मेरे गिफ्ट ऑफ ब्लैक फ्लेम बोन पियर्सिंग लेदर आर्मर से अटैच कर दो। और एमसी हमें बताता है कि ये जेड लेवल का इक्विपमेंट है जिसके अंदर एक गिफ्ट ऑफ ब्लैक फ्लेम का इफेक्ट भी अटैच्ड है जो तुम्हारे टारगेट के डिफेंस और एलिमेंटल रेजिस्टेंस को 35% से रिड्यूस कर देता है। पर तभी इस स्लेट के अंदर का कर्स भी फुल इफेक्ट में आ जाता है। चारों तरफ बहुत सारी बड़ी बड़ी आंखें निकलने लगती हैं और बहुत सारी बिजलियां एमसी के आर्मर से बाहर आने लगती है। ये पावर इतनी ज्यादा थी कि एमसी के अंदर से ओवरफ्लो ही होने लग जाती है, उसका पूरी की पूरी बॉडी जैसे चार्ज अप ही हो गई हो। थोड़ी देर इस पावर के तांडव के बाद दो नोटिफिकेशंस आती हैं कि तुमने ऊटोस के परसूट कर्स को गिफ्ट ऑफ ब्लैक फ्लेम बोन पियर्सिंग लेदर आर्मर के साथ अटैच कर दिया है। फिर हमें इसके इफेक्ट के बारे में बताते हैं कि यह ऊटोस का एंसेस्ट्रल कर्स जो बफ करता है ब्लैक फ्लेम की मैक्सिमम स्टेक काउंट को, क्योंकि अब एमसी 15 लेयर्स तक इसको स्टैक कर सकता है। इस ब्लैक फ्लेम के स्टैकिंग इफेक्ट के बारे में हमने पिछले एपिसोड्स में ही जान लिया है तो मैं दोबारा
नहीं बताऊंगा, पर यहाँ एक नेगेटिव इफेक्ट्स भी है जो एक डीबफ के तौर पे काम करता है, और ये डीबफ इक्विपमेंट के बेस एट्रीब्यूट्स को 31% से रिड्यूस कर देता है। एमसी के पास एक ही इक्विपमेंट थोड़ी है, उसका एक ही इक्विपमेंट के 31% से रिड्यूस किए, ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्विंगफेंग अभी कर्स के मारे हवा में लटका हुआ था, पर उसे इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि वो हवा में लटके लटके ही सारे इफेक्ट के बारे में पढ़ लेता है। फिर पढ़ने के बाद हवा में लटके लटके ही खुशी के मारे कहता है, ब्लैक फ्लेम स्टेट अब 15 लेयर्स तक स्टैक हो सकती है। इस इफेक्ट से तो मैं बॉसेस के डिफेंस और एलिमेंटल रेसिस्टेंस को नेगेटिव नंबर्स तक रिड्यूस कर सकता हूँ। ये एंशिएंट गॉड स्लेट का पॉजिटिव बफ तो सच में बहुत ही जबरदस्त है, और इसके नेगेटिव बफ की तो भाई बात ही मत करो, मैं सीधा सीधा इग्नोर ही कर सकता हूँ इसको। कैंफेंग इस इफेक्ट से बहुत ज्यादा खुश था। फिर वो नीचे आता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है कि अब आगे मेरे पास इतने सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स आ गए हैं, तो अब आगे अपनी स्किल्स को इवॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले अपने इंस्टेंट शैडो स्लैशेस को लेजेंडरी तक इवॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा नया इफेक्ट ऐड होता है। फिर इसमें कैंफेंग 210 इवोल्यूशन पॉइंट्स कंज्यूम करता है। अब उसके पास बस 115 इवोल्यूशन पॉइंट्स बचते हैं। अब उसकी इंस्टेंट शैडो स्लैश एपिक से लेजेंडरी टियर तक पहुंच चुकी है। जहां ये पहले एक ही डायरेक्शन में 30 मीटर तक फ्लैश करती थी, अब वो 40 मीटर तक फ्लैश करते हुए आगे जाएगी। स्किल का यूज करने के बाद एमसी को 12 सेकंड तक इनविजिबिलिटी मिलती थी, अब 15 सेकंड की मिलेगी। और रास्ते में आने वाले हर एनिमी के ऊपर 9 स्लैशेस पड़ते हैं। हर स्लैश जो पहले 500 तक का डैमेज देता था, अब 700 तक का देगा। इन स्लैशेस की चौड़ाई 5 मीटर से 6 मीटर की हो चुकी है, पर इसका कूलडाउन अब भी 12 सेकंड का ही है। और इसमें एक लेजेंडरी यूनिक इफेक्ट भी है, जो हर स्लैश हिट होने के ऊपर एमसी को एक ऐसी शील्ड प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर एमसी की मैक्सिमम हेल्थ की 100% हेल्थ होगी। ये शील्ड पूरे 9 लेयर्स तक स्टैक हो सकती है, जिसका इफेक्ट पूरे 60 सेकंड का ही रहेगा। ये देखे क्विंगफेंग कहता है, तो अब से अगर मेरे 9 स्लैशेस मेरे दुश्मन से अगर टकराते हैं तो मेरी हेल्थ ओरिजिनल हेल्थ के 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। इतनी हेल्थ के साथ अगर फाइट में मुझसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं तो मैं उन्हें आसानी से सुधार पाऊंगा। फिर वो खुशी से और मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है, और वो कहता है, बहुत अच्छे, मेरी अभी की लेवलिंग स्पीड को देखते हुए मैं और 5 घंटे में लेवल 15 तक भी पहुंच जाऊंगा। फिर हम सीधा मैजिक सिटी के लिए निकल सकते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है गॉड फोर्सेकन कॉन्टिनेंट में, सिटी सेंटर के उसी स्टैच्यू के पास जहाँ क्विंगफेंग अभी अभी टेलीपोर्टेशन सर्कल से बाहर आया ही था। तभी वो सामने देखता है कि उसकी बहन अब भी पिट रही है। लड़कियों का मुंह तो चलो कभी नहीं थकता, उनके हाथ पैर भी मारते मारते नहीं थके, वो अब भी गालियां दे रही होती है, तू बच्चलन चुड़ैल, आज तो हम तुझे मार मार के ही मार देंगे। और ये सीन देख के क्विंगफेंग मनी मन सोचता है, ये औरतें तो सच में बहुत ही ज्यादा रूथलेस हैं, ये अब भी उसे मार रही हैं। और वहां पे उसकी बहन अब भी चिल्ला रही थी, नहीं नहीं प्लीज। पर सामने खड़ी ये औरतें अब भी इसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। एक औरत कहती है, ओ मैं कितनी ज्यादा थक गई हूँ, मेरी तो पीठ भी दर्द करने लगी। पर बगल में खड़ी वो औरत, उसके तो हाथ ही सूज गया होता है। वो कहती है कि मेरे हाथों से तो लिटरली बस इसको मारने से ही धुआं निकल रहा है। फिर वो लोग एक आखिरी बार शायू को पकड़ के सीधा जमीन पर ठोक देते हैं और उसके ऊपर थूकते हुए कहते हैं, चुड़ैल आज के लिए इतना ही काफी है, बस इस लेसन को हमेशा याद रखना। और इधर अब शायू बड़े ही कांपते हुए अंदाज में बहुत ही धीरे धीरे करके उठती है, और अपने होश संभालते हुए अपनी छोटी सी अकल और टूटी फूटी शकल के साथ अपने कांपते हुए आवाज में कहती है कि ये सारी की सारी किंगफेंग की गलती है, बस क्योंकि मैंने उससे बोला कि मैं उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ रही हूँ, तो उसने मेरे बारे में सारी चिंता करना ही छोड़ दिया। क्या उसे इतना भी नहीं पता कि लड़कियों की बातों का मतलब हमेशा उल्टा होता है? वाह बेटी, इसे ही कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी। फिर शायू अपने कांपते हुए शरीर के साथ अपनी वॉन्ड का सहारा लेते हुए खड़ी होने लगती है, और अपनी कांपती आवाज में कहती है कि किस्मत से मैंने नाइट टेम्पलर्स गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो अब मुझे अगले 3 सालों तक सर्वाइवल की चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं है। भले ही मुझे अपनी 50% लाइफ स्पैम उन्हें देनी पड़ेगी, पर फिर भी मेरे पास थोड़ी बहुत तो बची जाएगी। इससे मेरी ग्रोथ स्पीड डेफिनेटली चुईयान और बाकी सारी लोगों से तो बहुत ही तेज होगी। इधर चुईयान उसकी बेस्ट फ्रेंड यान यान का ही नाम है। फिर वो पूरे जोश में सारी मैजिक पावर कंज्यूम करने के बाद होली हीलिंग स्किल का इस्तेमाल करती है, जिससे उसकी सारी हेल्थ पॉइंट रिस्टोर हो जाएंगे। और वो साथ ही साथ चिल्ला रही थी कि मैं जैसे ही अच्छे से ग्रो अप कर जाऊंगी, जो लोग भी मुझे नीची निगाहों से देख रहे हैं वो सभी लोग चैन से खाना भी नहीं खा पाएंगे, मैं उन सबकी नींदें हराम करके रख दूंगी। और क्वेंगफेंग तू बस मेरा इंतजार कर, और ये पागल औरतें मैं इन्हें कच्चा चबा जाऊंगी। पर तभी कुछ उल्टा होता है, उसकी स्किल यूज तो होती है पर अपने एमसी के ऊपर। वो तो बस स्टेल्थ मोड में आगे बढ़ रहा था, उसे तो कुछ समझ में भी नहीं आता। और इधर इसके सारे मैजिक पॉइंट्स कंज्यूम हो गए थे, तो अब ये पूरी सूख के कांटा हो चुकी थी, और वो चिल्लाती है, नहीं फिर से गलत निशाना। वो तो अब हार मान के फिर से घुटनों पे आ चुकी थी, पर वो कहती है कि ये कितनी अजीब बात है, मेरी स्किल गई तो गई कहाँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है इसी गॉड फोर्सेकन कॉन्टिनेंट के मैजिक सिटी के रूइंस के अंदर। यहीं पर एक ग्रुप एक एनर्जी गोलम के साथ फाइट कर रहा था। वो गोलम एक एनर्जी फायर अटैक शूट करता है, जिससे इनकी टीम का टैंक अपनी शील्ड से डिफेंड करता है। फिर हमें पता चलता है कि ये टीम बस अकेली नहीं है, इसी टीम के पीछे क्वीन सीसी अपनी पूरी टीम के साथ घात लगाए बैठी है। ये लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब सामने वाली टीम इस बॉस की हेल्थ को खत्म करे और कैसे ये आसानी से उसके किल चुरा लें। एक किल चोटी होने के बावजूद ये अपने दांत पीसते हुए कहती है, हाँ, डाक्सिया के सारे
मर्द कितने ज्यादा कमजोर हैं, बस ऐसे बॉस के लिए भी इन लोगों ने 18 लोग भेजे और सारे के सारे कितने डरपोक से लग रहे हैं। तभी इसके बगल में एक ब्लैक एनाकोंडा हंसते हुए कहता है, माय लवली शीशी, ऐसा मत बोलो, आखिर ये लोग हमारे लिए कितनी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमें इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तो ये लड़की इस एनाकोंडा को एक फ्लाइंग किस देते हुए कहती है, ओह वाह वाह, तुम कितने ज्यादा पोलाइट हो। और वो मनी मन सोच रही थी, डाक्सिया के ये सुअरले कितने ज्यादा कमजोर हैं, इनका मैजिक आउटपुट इतना ज्यादा कम है, इस टूटे फूटे गोल्ड बॉस के लिए भी इतना ज्यादा समय लग रहा है। और इधर फाइट में दिखाते हैं इस बॉस के ऊपर बहुत सारे हमले हो रहे होते हैं। इनकी टीम का लीडर कहता है, कम ऑन, और भी तेजी से मेहनत करो, बस थोड़ी सी हेल्थ बची है। फिर वो खुशी के साथ एक आखिरी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, बस एक आखिरी हमला। वो अपनी स्किल को रिलीज करने ही वाला होता है, उससे पहले ही एक स्पीयर आता है जो इसके गले के आर पार हो जाता है। उसे कुछ समझ में भी आ पाता, उससे पहले उसकी सारी हेल्थ खत्म हो जाती है और वो वहीं मारा जाता है। और इसी की गायब होती हुई डेड बॉडी के पास में क्वांसीसी की टीम का कैप्टन आता है और वो कहता है, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया। इन्हें देख के इस टीम का शील्ड वाला कहता है, डैम इट, ये तो स्पेड्स हैं, एक डाकुओं का ग्रुप जिनके अंदर एक डाक्सिया की मिस्टीरियस औरत है और बाकी सब फॉरेनर्स हैं। दूसरा कहता है, ऐसे जानवर एग्जिस्ट भी कैसे कर सकते हैं, तुम फॉरेनर्स को बुला के अपने ही लोगों को मरवा रहे हो। इनकी टीम का कैप्टन सबको तैयार करता है और वो चिल्लाता है, कोई भी डरेगा नहीं, यहाँ पर बस कुछ ही लोग हैं, चलो इन्हें जल्दी से टेक डाउन करते हैं। तो सामने से कौन सी चिल्लाती है, तुम घटिया से कचरो, तुम में अब भी रेसिस्ट करने की हिम्मत है, मैं तुम सबको स्लॉटर कर दूंगी, जाओ और इन सारे बिग बास्टर्ड्स को मार दो। तो ब्लैक माम्बा तो पहले से ही तैयार था, वो अपने दोनों बड़े बड़े जायंट हैमर्स को लेकर आता है और सीधा इस टीम के बीचों बीच मारते हुए अपनी स्किल थंडरस हैमर को इस्तेमाल करता है, जिससे चारों तरफ एक छोटा सा भूकंप आता है, सभी लोग पीछे हट जाते हैं। तभी कौन सी भी दो दो डैगर्स को लेकर बाहर आती है और फुल स्पीड में भागते हुए निकलती है और अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बिजली की रफ्तार से आके इन सारे लोगों को काट के आगे निकल जाती है। इन्हें मार के वो खुशी से अपनी जुबान निकाल के हंसने लग जाती है और वो कहती है कि डाक्सिया के लोग कितने कचरे हैं, वो मेरी एक भी स्किल को रेसिस्ट नहीं कर पाए। पर लगता है कि डाक्सिया के ऑफिशियल्स ने हमें नोटिस कर लिया है, पर इसका क्या ही मतलब है, डाक्सिया तो पूरी तरह से कचरे के ढेर से भरा हुआ है, वो सब एक साथ भी आते हैं तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो पीछे से ब्लैक माम्बा इसके पास आते हुए कहता है कि ये सब तो ऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं, ये सब हमसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं जबकि हमारे पास कैपिटल का सपोर्ट है। तो कॉन्सिसी कहती है कि भले ही हमारी रियल आइडेंटिटीज अभी के लिए एक्सपोज नहीं हुई हैं, पर फिर भी सेफ्टी के लिए हमें डाक्सिया जल्द से जल्द छोड़ना होगा और हमारे नॉर्थ अमेरिका के रहने का सारा प्लान भी बन चुका है। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम एक गिल्ड बनाएंगे जो स्पेशली डाक्सिया के सुअरों का ही शिकार करेगी। जो सुन के ब्लैक माम्बा कहता है, गुड आइडिया। जिसके बगल में खड़ा बंदा कहता है, पर हम इस गिल्ड का नाम क्या रखेंगे। तो ये लड़की भी फुल एटीट्यूड में कहती है कि चलो बस इसे एलिस ही बुलाते हैं, एलिस। हाँ, फिर उसे अजीब सा ऑर्गेज्म चढ़ने लगता है और सीधा जमीन पे गिर जाती है और वो कहती है कि आज के लिए इतना ही काफी है, चलो अब लॉग आउट करने का समय हो गया है, अब पैसा और पार्टी। वो तुरंत ही ख्यालों में खो जाती है और वो खुद को बहुत सारे ब्लैक कोबरास से घिरा हुआ पाती है। वो अपने सपनों में ही ऑर्गेज्म लेते हुए कहती है कि अब एलिस गिल्ड की स्टेब्लिशमेंट के लिए चलो एक बहुत ही बढ़िया पार्टी एंजॉय करते हैं। वेल वेल वेल, यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म होता है। पर वेट, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सुपर गॉड जीन ये सीरीज अभी कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है और इसके बहुत सारे चैप्टर्स भी आ चुके हैं, तो तुम लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, क्या मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए, कमेंट में बताना। और मुझे एक और सीरीज मिल गई है जो इसी गॉड लेवल असैसिन की तरह ही बहुत ही ज्यादा शानदार है, इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और वैसे अगर तुम्हारे दिमाग में भी कोई बढ़िया सी सीरीज हो तो कमेंट में बता सकते हो। तुम लोगों को लगता होगा मैं नहीं देखता हूँ, पर मैं हर कमेंट देखता हूँ। और इस सीरीज के इस चैप्टर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है वो भी कमेंट में बताना, क्योंकि अब मैं गारंटी के साथ देख के कह सकता हूँ कि अगले चैप्टर में तो नहीं, उसके अगले चैप्टर में जरूर इस कॉन्सिसी का अंत आ चुका है। ठीक है, तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करो। अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तो तब तक के लिए बाय।